आप लोगों का वेलकम है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने भूगोल वाले सेशन में हिमालय से संबंधित बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। जैसे हमने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया था, महान हिमालय पढ़ लिया था। आज वाले सेशन में हम बात करेंगे मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। किसकी बात करेंगे? मध्य हिमालय, ठीक है, या इसी मध्य हिमालय को बोलते हैं लघु हिमालय, ठीक है। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि जैसे जैसे हिमालय का निर्माण हुआ कुछ इस तरीके से हुआ। मतलब ये वाला हिस्सा बृहद हिमालय कहा गया, ये वाला मध्य कहा गया और ये शिवालिक कहा गया, ठीक है। तो ये वाला महान हिमालय जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इस महान हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसे नहीं पढ़ना है। आज जो हमें पढ़ना है ये मध्य हिमालय पढ़ना है, या इसी को बोलते हैं लघु हिमालय। इसके बारे में पढ़ाई करनी है, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे शिवालिक। अब हमें ये देखना है कि मध्य हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और कैसे कैसे यहाँ पे कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, सबके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्लियर है? आगे चलें। तो मैप ओपन करिएगा पहले, क्योंकि बिना मैप के कुछ भी समझ आएगा नहीं आपको। तो ये चीज़ आपको चलिए इतना से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हम महान हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कोई भी बात नहीं। और जिस हिमालय के बारे में पढ़ना है वो हमारा मध्य हिमालय। एक एक चीज़ों को पहले इसका जानिए कि ये हिमालय की सबसे कटी छटी पर्वत श्रृंखला है, उसकी ऊंचाई पहले की अपेक्षा कम रहेगी, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए तो मध्य हिमालय जो हिमालय का है सबसे कटी छटी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। मतलब इस पर बहुत ज़्यादा गर्त वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, गर्त पाए जाते हैं। और अगर यही समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत है, ये पर्वत है, अगर बहुत ज़्यादा कटा छटा है तो जाहिर सी बात इसके बीच में दर्रे पाए जाएंगे। यही कारण है कि इसमें बहुत सारे दर्रे भी पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बृहद हिमालय में बहुत सारे दर्रों के बारे में बताया था, इसमें भी बहुत सारे दर्रे आपको मिलेंगे। 2-4 मिलेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कटा छटा होने के कारण इसमें कुछ कभी कभी पर्यटन भी विकसित हो जाता है। जैसे समझिएगा, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। से मान लीजिए कोई पर्वत इस तरीके से का है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये वाला हिस्सा थोड़ा धरातल टाइप दिख रहा है, मतलब थोड़ा समतल है, तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? पर्यटन का विकास कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इधर एक अच्छी खासी श्रृंखला आपको मिल रही है जिसको लोग देखने के लिए लालायित होते हैं। यहाँ पे आपको झरना जैसा कुछ हो सकता है, यहाँ से कोई नदी निकलती हो तो इस साइड से होके जाती है, यहाँ पे झरना बन जाएगा। तो इस तरीके की कोई अगर संरचना मिल जाती है तो वहाँ पे पर्यटन का विकास करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो मध्य हिमालय में बहुत सारे पर्यटन का भी विकास हुआ है। उसके साथ साथ पहले ये समझेंगे कि आखिर इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। चलिए, कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा यहाँ तक अंडमान निकोबार तक ये पूरा हिमालय है, ठीक है। तो कहेंगे हिमालय कहाँ तक है? तो यहाँ से शुरू होता है, ये पूरा क्या है? हिमालय ही है, अंडमान निकोबार तक। दूसरी बात हमने बात करी थी, जो इसकी ऊपरी सीमा जहाँ पे माउंट एवरेस्ट वगैरह निवास था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि वो महान हिमालय है। उसी महान हिमालय के नीचे, उसी महान हिमालय के नीचे देखिएगा, उसी महान हिमालय के नीचे जिस हिमालय का विकास होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये हिमालय है। इसी हिमालय को कहेंगे मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा तो महान हिमालय हो गया। तो महान हिमालय के बारे में कल हम लोग पढ़ ही चुके थे, तो इसके बारे में चर्चा नहीं करनी। उसी के नीचे वाला जो हिस्सा होता है कम ऊंचाई का, उसके बारे में पढ़ना है। इसी को बोलते हैं कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय। बात समझ में आई? यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, इस हिस्से में जो नदियाँ हैं वो ज़्यादा प्रभावित होती है, मतलब बहाव होता है। क्योंकि देखिए बृहद हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा है तो वहाँ ग्लेशियर वगैरह ज़्यादा मिलते हैं। जब ग्लेशियर बनेंगे तो वहाँ से नदियों का निर्माण होगा, मतलब ज़्यादातर नदियों का जो उद्गम होगा वो बृहद हिमालय से होगा। लेकिन जब वो नदियाँ ऊपर से उद्गमित होकर बाहर चलेंगी तो वो कहाँ पहुँचेंगी? मध्य हिमालय।
मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय और फिर मैदानी क्षेत्रों के निकल जाएंगी। तो इस क्षेत्रों में नदियों का बहाव ज़्यादा होता है और नदियों के बहाव के कारण क्या करते हैं, इस पूरे लघु हिमालय या मध्य हिमालय को क्या करते हैं, नदियों के आधार में कई भागों में बांट देते हैं। अब कैसे कैसे बांटेंगे इस चीज़ को समझेंगे। देखिएगा, यहाँ पे आपको अपने अगर मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नदी मिलेगी जिसका नाम है झेलम नदी। ठीक है, यहाँ पे एक नदी मिलेगी जिसका नाम है झेलम नदी। ठीक है, अब झेलम नदी के आसपास अगर आप फिजिकल में देखेंगे तो आपको वहीं पे मिलेगा, लिखा होगा पीर पांजाल श्रेणी। यहाँ पे पीर पांजाल श्रेणी। ठीक है, अब देखा उसके नीचे आएंगे तो आपको एक नदी मिलेगी जिसको बोलते हैं चेनाब नदी। कौन सी नदी बोलते हैं, चेनाब मिली आपको। वही देखेंगे पीर पांजाल के आसपास मिलेगी चेनाब नदी। चेनाब नदी इसी के आसपास मिलेगी चेनाब नदी। ठीक है, तो चेनाब, दोनों नदियाँ मिल रही होंगी, झेलम भी मिली होगी और चेनाब भी। ठीक है, तो झेलम और चेनाब के मध्य जो श्रेणी पाई जाती है उसे बोलते हैं पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, ये मिला होगा आपको झेलम और चेनाब के मध्य में। अगर आप फिजिकल में देखेंगे तब, फिजिकल का मतलब यहाँ देखिएगा इस साइड, इसमें, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए उसी चेनाब के नीचे आएंगे तो आपको एक नदी और मिलेगी जिसको बोलते हैं सतलज। कौन सी नदी है, सतलज, और ऊपर वाली है चेनाब। तो देखेंगे चेनाब और सतलज के मध्य एक श्रेणी आपको मिलेगी जिसको बोलते हैं धौलाधार। क्या बोलेंगे, मिला, धौलाधार श्रेणी एकदम साफ साफ मिल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, धौलाधार, और देखिए नेपाल के आसपास एक नदी यहाँ से मिलेगी, आप अगर देखेंगे तो काली नदी मिलेगी। क्या नदी का नाम है, काली नदी। अब देखेंगे धौलाधार श्रेणी के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक मसूरी मिलेगा, मसूरी, और यहाँ पे देखेंगे तो एक मिलेगा कुमायूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मसूरी और मसूरी के नीचे आपको मिलेगा कुमायूं। ठीक है, अब देखिए कुमाऊं काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक जाएंगे। तीस्ता का मतलब आप सिक्किम के पास जाएंगे, यहाँ आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे मिलेगी आपको नदी जिसका नाम है तीस्ता नदी। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एक चोटी ऐसी फैली होगी, श्रेणी फैली होगी जिसको बोलते हैं महाभारत श्रेणी। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत जो श्रेणी है वो कहाँ की है, तो आप बताएंगे कहाँ की है, नेपाल की। ठीक है, तो मध्य हिमालय पे हमने क्या करा, इनको श्रेणियों में बांट दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा इस बात को समझिए। पहली चीज़ है कि ये जो श्रेणी लिखे हैं इनका सीरीज आपको पता होना चाहिए। सीरीज कैसे जानेंगे आप समझेंगे कि सबसे ऊपर क्या है, पीर पांजाल है। ठीक है, पीर पांजाल के बाद कौन सी श्रेणी मिलती है, धौलाधार मिलेगी। धौलाधार के बाद आप अगर नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगी मसूरी, और उसके बाद क्या मिलेगी, कुमायूं, और उसके बाद पूरा मिलेगा आपका महाभारत। यही तो मिलेगा। अब समझेंगे, अब इसके यहाँ से झेलम नदी है, यहाँ से चेनाब है, यहाँ से सतलज है, यहाँ से काली है, यहाँ से तीस्ता है। अब इसको आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पीर पांजाल श्रेणी किन किन नदियों के बीच में है। तो किसके बीच में है पीर पांजाल श्रेणी, झेलम और चेनाब। चेनाब और सतलज के मध्य कौन सी है, धौलाधार। और यहाँ पे काली और सतलज के मध्य मसूरी और कुमायूं, और यहाँ पे आपको मिलेगी तीस्ता। ठीक है, तो आपसे अगर पूछेगा किन नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है, तब भी आप बता लेंगे। बात सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात समझेंगे, ये जो हमारा महान हिमालय था
उससे इसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम है। मतलब यहाँ पे जो चोटियाँ पाई जाती है, जैसे महान हिमालय पे चोटियाँ पाई जाती थी, महान हिमालय पे जो चोटी पाई जाती थी उसकी ऊंचाई ज़्यादा थी। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8000 के आसपास है, ठीक है, वैसे कंचनजंगा की ऊंचाई उसी के आसपास है। मतलब सब ऊंचाइयाँ उसकी ज़्यादा थी। जबकि जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय है, यहाँ पे जो औसत ऊंचाई देखी जाती है वो लगभग कितने होती है, 5000 मीटर के आसपास पाई जाती है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दूसरी चीज़, महान हिमालय पे पूरे हमेशा बर्फ़ पड़ती है, महान हिमालय पे हमेशा बर्फ़ पड़ती है। जबकि अगर मध्य हिमालय की बात करेंगे तो मध्य हिमालय पे 4 महीने बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, 4 महीने क्या पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है। इसका मतलब बर्फबारी इसमें कुछ स्पेशल समय में भी होती है। मतलब जब इन क्षेत्रों में ठंडी वाला मौसम आएगा तभी यहाँ बर्फबारी होगी, फिर उसके समय मौसम क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है। अब समझेंगे तो एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पीर पांजाल पढ़ेंगे, धौलाधार पढ़ेंगे, मसूरी कुमाई, फिर महाभारत हिमालय पढ़ेंगे, ठीक है। कारण क्या है कि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पीर पांजाल। पीर पांजाल के संदर्भ में सबसे पहले ये जानेंगे कि पीर पांजाल किन दो नदियों के मध्य में स्थित है, ठीक है। यहाँ आइए, याद है, देखिए यहाँ से ऊपर जाती है झेलम और नीचे है चेनाब। तो झेलम और चेनाब के मध्य कौन सा श्रेणी है, पीर पांजाल श्रेणी। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि पीर पांजाल श्रेणी किस हिमालय का अंग है, तो आप किसका बताएंगे, मध्य हिमालय का। और धौलाधार श्रेणी किसका है, मध्य हिमालय का। मसूरू कुमायूं मध्य हिमालय का। महाभारत श्रेणी मध्य हिमालय का। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि झेलम और चेनाब के मध्य कौन सी श्रेणी है, पीर पांजाल। चेनाब और सतलज के मध्य धौलाधार, और सतलज और काली के मध्य मसूरी या कुमायूं। कभी भी मसूरी नहीं लिखता, कुमायूं ही लिखता है। तो काली और तीस्ता के मध्य महाभारत श्रेणी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब चलते हैं पीर पांजाल श्रेणी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए इस पीर पांजाल श्रेणी में कुछ दर्रे स्थित हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन कौन से दर्रे हैं जो पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि पीर पांजाल श्रेणी में दर्रे। तो पहले बात है हम ये जान लेते हैं कि दर्रा कहते किसे हैं, ठीक है। दर्रा किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई एक श्रेणी ये है, कोई एक श्रेणी है। तो इन दोनों श्रेणियों के मध्य में जो ये सकरा पतला मार्ग है, मतलब ये वाला जो हिस्सा आपको मिल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, दर्रा, मतलब पास। मतलब दो श्रेणियों के मध्य में ऐसे समझ लीजिएगा, जैसे ये दिख रहा है, इन दोनों उंगलियों के बीच में कुछ स्थान दिख रहा है आपको, सकरा सा। जैसे ये समझ लीजिए, अगर हम बनाते हैं तो ये वाला हिस्सा मान लीजिए कोई चोटी है और ये चोटी है, इसके बीच में अगर कोई सकरा मार्ग है तो इसी को क्या बोला जाता है, दर्रा। तो यही पीर पांजाल श्रेणी पे बहुत सारे दर्रे हैं। अब कौन कौन से दर्रे हैं इनको समझेंगे। जैसे एक नाम है पीर पांजाल श्रेणी पे है, तो एक दर्रे का नाम है पीर पांजाल दर्रा, पीर पांजाल दर्रा, ठीक है। और दूसरा का मिलेगा आपको, यहीं पे देखेंगे तो बुर्जिल दर्रा। आप अगर अपने मैप में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और देखेंगे तो बनियाल दर्रा, बनियाल दर्रा। अब समझेंगे इन दर्रों की विशेषता क्या है। विशेषता ये है कि ये पीर पांजाल श्रेणी पर स्थित है, और साथ में जो पीर पांजाल श्रेणी है वो किसका हिस्सा है, मध्य या लघु हिमालय का। अब कैसे भी क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछेगा तो आप आसानी से बता देंगे। दूसरी चीज़ और समझेंगे, जैसे क्या है कि जो झेलम नदी है, जो झेलम नदी है, ये अपने द्वारा बहा के जो कुछ लेके आती है। नदी जब बहेगी तो अपने साथ कुछ ना कुछ मिट्टी, गाद, कूड़ा करकट जो भी उसमें रहेगा वो लेके आएगी। भाई पर्वत से आ रही तो जाहिर सी बात है अपने साथ साथ उन पर्वतों के काटने से जो मिट्टी उसकी इकट्ठा होगी वो लेके आएगी। वैसे ही जो झेलम नदी है, ये झेलम नदी पीर पांजाल के ऊपर अगर आप देखेंगे, यहाँ से पीर पांजाल के ऊपर जो झेलम नदी है, ये क्या करती है, पर्वतों को काट छाट के अपने साथ कुछ अवसाद लेके आती है। क्या लेके आएगी ये झेलम नदी, अवसाद। अवसाद का मतलब ये समझेंगे कि कीचड़ मिट्टी, कंकड़ युक्त कुछ मिट्टी होती है, उसी को अवसाद बोला जाता है, ठीक है। अवसाद लेके आती है और जिसे नाम दिया जाता है, इसी अवसाद को कहा जाता है केरवा। क्या बोला जाता है, केरवा। तो याद रखेंगे कि झेलम नदी के द्वारा लाए गए अवसाद को क्या कहा जाता है,
केरवा कहा जाता है। ठीक है, अब समझेंगे, जो केरवा ये लेके आती है उसे क्या करती है, कश्मीर घाटी में छोड़ देती है। कश्मीर घाटी का मतलब इस वाले क्षेत्र में, पीर पंजाल के और थोड़ा पश्चिम में घाटी है जिसे कहते हैं कश्मीर घाटी। तो इस केरवा को वो क्या करती है, कश्मीर घाटी में क्या करती है, छोड़ देती है। ठीक है, और आपको ये पता है कि नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो जहाँ पे झेलम नदी अपने अवसाद केरवा को कश्मीर घाटी में छोड़ती है, वहाँ पे उसी केरवा में केसर की खेती की जाती है। कहाँ पे, इस केरवा मिट्टी में किसकी खेती की जाएगी, केसर की खेती, या फिर इसी को जाफरान भी बोलते हैं, जाफरान की खेती या फिर केसर की खेती। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि झेलम नदी द्वारा जो अवसाद लाया जाता है उसे केरवा कहते हैं, और इस केरवा को वो कश्मीर में घाटी में छोड़ देती है, और जब कश्मीर घाटी में छोड़ती है तो इस कश्मीर घाटी में केसर की खेती की जाती है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि केरवा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी किसके प्रसिद्ध है, केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर पीर पांजाल से क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि ये कौन कौन से दर्रे हैं पीर पांजाल सेड़ी पे, कौन सी नदी है, उसके साथ जो मिट्टी लाई जाती है, ये सारी चीज़ें। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पीर पांजाल से आपसे नहीं पूछा जाएगा। बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, आगे चलिए अगर ये क्लियर हो गया तो उसके बाद वाली श्रेणी है चेनाब और सतलज के मध्य एक श्रेणी है जिसे बोलते हैं धौलाधार श्रेणी। इसको समझेंगे कैसे है, देखिए बिना मैप के मत पढ़िएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आनी मानी दोष हो जाएगा। ठीक है, अब समझेंगे कि लघु और मध्य हिमालय में जो दूसरी श्रेणी है, जहां हमने बताया था कि एक ऊपर नदी बहती है चेनाब नदी, और नीचे बहती कौन सी नदी, सतलज, और इसी के मध्य स्थित है अपनी एक और श्रेणी जिसको बोलते हैं क्या, धौलाधार श्रेणी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि धौलाधार श्रेणी किन दो नदियों के मध्य में स्थित है, तो किन के मध्य है, चेनाब और सतलज के मध्य। लोकेशन पूछेगा, लोकेशन आप क्या बताएंगे कि ये किस हिमालय का हिस्सा है, मध्य हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि धौलाधार श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो मैप में खोजेंगे आपको मिलेगा कि जो धौलाधार श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी मिला आपको, सबसे ऊंची चोटी नहीं मिला, हनुमान डिंबा लिखा होगा, क्या लिखा होगा, हनुमान डिंबा। तो धौलाधार श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हनुमान डिंबा। अगर ये पूछता है कि ये धौलाधार श्रेणी किन राज्यों में फैली है, तो आप क्या बताएंगे, हिमाचल प्रदेश। आप कहाँ बताएंगे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी फैली हुई है, अगर आप मैप में देखेंगे तो स्पष्ट आपको दिख जाएगा। दूसरी भी पीर पंजाल जो है, अब समझेंगे तो जम्मू कश्मीर वाले कश्मीर घाटी में पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब अगली चीज़, सबसे ऊंची चोटी हो गई हनुमान डिंबा। अब ऊंचाई आप लिख लेंगे, लगभग 5,500 के मीटर के आसपास है, जो भी है आप लिख लेंगे। तो आपसे ऊंचाई नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछेगा कि हनुमान डिंबा वहाँ की सबसे ऊंची चोटी। अब ये समझेंगे, हमने आपको बताया था कि जब कुछ घाटियाँ ऐसी होती हैं जब उनमें लगातार ऊंचाई ना हो, बहुत हाई चोटी ना हो, थोड़ा समतल टाइप कुछ मैदान मिल जाता है, तो वहाँ हम पर्यटन का विकास कर लेते हैं। क्या हुआ, धौलाधार हिमाचल प्रदेश लिखे तो हमें बताए, तो धौलाधार जो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। दूसरी बात को समझेंगे, हनुमान डिंबा यहाँ सबकी ऊंची चोटी हो गई। अब उसके आगे बात है, हमने आपको ये बताया था कि जब कोई जगह हो जहाँ पे बहुत ऊंचाई कम हो, ऊंचाई कम का मतलब समझ रहे हैं कि जब नुकीली चोटियाँ ना हो, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे पर्यटन का विकास कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शहर हैं कि जिनको पर्यटन के रूप में जाना जाता है। तो समझेंगे धौलाधार श्रेणी पे पर्यटन का विकास, मतलब पर्यटन स्थल समझेंगे। कभी कभी पूछा जाता है ये पर्यटन स्थल कहाँ पे, जैसे आप चक्रौता सुनेंगे, चक्रौता मैप में खोजिएगा,
चकरौता, चकरौता मिला आपको मैप में? मिलेगा, सब मिलेगा, बशर्ते आप खोजेंगे तब। दूसरा है मंसूरी, देखिए मिलेगा। अब मंसूरी बिना मिले तो फिर बेकार है, मैप फेंक दीजिए फाड़ के। चकरौता नहीं मिलेगा, मंसूरी। नैनीताल मिलेगा, नैनीताल। और रानीगंज मिला, मिला मिला कि नहीं? अच्छा, अल्मोड़ा मिल रहा है क्या? अल्मेडा, अल्मोड़ा, अल्मेडा। या फिर दूसरा दार्जिलिंग मिल रहा है क्या? दार्जिलिंग। और एक मिलेगा डलहौजी, डलहौजी। ये सारे वहाँ के पर्यटन स्थल हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, एक नाम दे देगा, जैसे डलहौजी किस चोटी पर स्थित पर्यटन स्थल है, तो आप बताएंगे डलहौजी किस चोटी पे स्थित है, किस श्रेणी पे स्थित है। चोटी नहीं कहेगा तो धौलाधार श्रेणी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो चकरौता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत लिखेंगे आप। रानीगंज को रानीखेत लिखेंगे, रानीगंज नहीं लिखेंगे, इसको रानीखेत लिखेंगे, रानीखेत, ठीक है, वहाँ का। अल्मेडा, दार्जिलिंग और डलहौजी। देखिए सब चीज़ें आपने सब सुनी है। मसूरी का नाम आएगा तो आप समझ जाएंगे, नैनीताल का आएगा, रानीखेत का आएगा। लेकिन जहाँ पे अल्मेडा और दार्जिलिंग और डलहौजी समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो अपने यहाँ के ब्रिटिश वो थे, गवर्नर जनरल जैसे वायसराय थे। तो क्या ये लोग यहाँ पे निवास करते थे? रईस आदमी तो पहले से थे। तब रईस होने के कारण ये कभी गर्मी, अब सोचिएगा अगर कोई मध्य प्रदेश में रहेगा, गर्मी के नाते मर जाएगा, तो ऐसे ही सब राजा इंसान थे, वो रहना चाहेंगे, तो ये सब अपना निवास स्थान बनाते थे इन क्षेत्रों में जहाँ पे ठंडी में ठंडी और गर्मी में, क्योंकि ये आते थे यूरोप से, और जो यूरोप से आएंगे, यूरोप में पड़ती है ठंडी, ठीक है, तो इन्हें ऐसा ही जगह चाहिए जहाँ से ठंडी हो। अब भारत में ऐसा कोई जगह है नहीं, लेकिन इन क्षेत्रों में ग्लेशियर होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, जिसकी वजह से वहाँ का मौसम क्या होता है? ठंडा होता है। तो ये इन्हीं क्षेत्रों को चुनते थे। इन लोगों का जो मुख्यालय होता था, जहाँ पे ये छुट्टी बिताने जाते थे, तो इन ठंडे प्रदेशों में जाते थे। बाद में पूरे साल इसमें हुड़दंग मचाते थे, ठीक है, लेकिन छुट्टी के लिए ये कहाँ जाते थे? कश्मीर घाटी में। तो इनके नाम से ही जहाँ जहाँ इन लोगों ने अपने मुख्यालय टाइप बनाया था, उसी को जो भारत सरकार है विकास करके पर्यटन घोषित करा दिया। अच्छा खासा पैसा आता है। तो आप समझेंगे अल्मेडा, दार्जिलिंग और डलहौजी, ये तीनों कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के क्या हैं? पर्यटन स्थल। अब अगली बात, चलिए ठीक है सर, इतनी बात तो समझ आई। अगली बात समझेंगे, इसी धौलाधार श्रेणी पे आप देखेंगे कुछ चोटियाँ हैं। जैसे हमने बताया कि सबसे ऊंची चोटी यहाँ की क्या है? हनुमान डिम्बा है। अब देखेंगे वहाँ पे क्या मिलेगा? एक शिमला चोटी मिलेगी, नाग चोटी मिलेगी, रीवा चोटी मिलेगी, मंसूरी चोटी मिलेगी, और ये सारी चोटियाँ मिलेंगी कहाँ पे आपको? धौलाधार श्रेणी पे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि धौलाधार श्रेणी जो है किस तरफ अनुदैर्ध्य है और किस तरफ अनुप्रस्थ है, ठीक है। चलिए आगे, अगर कहीं नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा, ओके समझा देंगे। देखिए धौलाधार श्रेणी पे दो घाटियाँ पाई जाती हैं, पहले इनको समझेंगे। धौलाधार श्रेणी पे दो घाटियाँ पाई जाती हैं। एक होती है, आपने सुना होगा कांगड़ा घाटी। क्या नाम सुना होगा? कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी नाम सुना है तो ध्यान रखेंगे। अगर पूछता है कांगड़ा घाटी किस श्रेणी पे स्थित है, तो बताएंगे किस पे? धौलाधार श्रेणी पे। और यहाँ पे एक और मिलेगा कुल्लू घाटी। कुल्लू मनाली नाम सुने हैं? कुल्लू घाटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो घाटियाँ पाई जाती हैं। अब इन दोनों घाटियों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी घाटी अनुप्रस्थ है, कौन सी अनुदैर्ध्य है, ठीक है। तो जो कुल्लू घाटी है ये क्या है? अनुप्रस्थ है, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ घाटी। और जो कांगड़ा घाटी है ये क्या है? अनुदैर्ध्य। दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य का मतलब ये समझेंगे कि एक घाटी ऐसी होगी जिसकी जो ढाल होगा तेज होगा, एक का ढाल क्या होगा? कम होगा, ठीक है। बस फिर इसमें समझेंगे क्या होता है पूरा अच्छे से, ठीक है। तो धौलाधार श्रेणी में आपने ये समझ लिया कौन कौन से पर्यटन हैं। पर्यटन के साथ आपने ये समझा यहाँ पे कौन सी घाटियाँ पाई जाती हैं, दो घाटियाँ, कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी। जो कुल्लू घाटी है वो अनुप्रस्थ घाटी है और जो कांगड़ा घाटी है वो क्या है? एक अनुदैर्ध्य घाटी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो अनुप्रस्थ घाटी है, ये अनुदैर्ध्य जो घाटी होती है, इसे एक और नाम दिया जाता है, नमन घाटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नमन
घाटी। कभी कभी ऐसे करके क्वेश्चन पूछा लेगा आपसे, आप ध्यान रखेंगे। कांगड़ा घाटी नमन घाटी है और अंधेर घाटी। बात समझ में आई है मतलब, ठीक है। तो कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, अनुप्रस्थ, अंधेर, ये इसको बोलते हैं नमन घाटी। इतनी बात समझ में आई। किसी को कोई दुख तकलीफ अगर है तो तुरंत ठप 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 लिख दीजिएगा, कमेंट में बता देंगे कोई भी दिक्कत होगी तो। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। अब समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि इधर बृहद हिमालय था, तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बृहद हिमालय मतलब महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य, समझेंगे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ये शिवालिक है, ये मध्य है, ये महान हिमालय है। ठीक है, ये महान हिमालय है, इसको मध्य हिमालय समझेंगे। और ये शिवालिक है, तो अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय अब समझेंगे। मैंने कहा कि मध्य हिमालय और महान हिमालय के मध्य जो झुकाव होता है, मतलब दक्षिण की, इन दोनों को जो दक्षिण की ओर झुकाव होता है और उत्तर की, भाई ढाल तो दोनों तरफ होगा। जैसे समझेंगे भाई, इस तरफ भी ढाल है, इस तरफ भी ढाल है, पक्की बात है। अब क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण की ओर जो ढाल है वो तेज है। समझ रही बात कि मध्य हिमालय और महान हिमालय के दक्षिण की जो ढाल है, मतलब भारत की तरफ जो ढाल है वो क्या है? तेज है, जबकि उत्तर की तरफ जो ढाल है वो क्या है? कम है। इस बात को समझेंगे। अब क्या होता है समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये ढाल है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे, हमने आपको बताया कि महान हिमालय पे भाई ढाल तो दोनों तरफ होगा। तो इन दोनों, मतलब मध्य हिमालय और महान हिमालय के दक्षिण में जो ढाल है वो तेज है। अब ढाल तेज होने की वजह से, और एक तरफ ढाल कम है, तो अब समझेंगे, जिससे समझ लीजिए, अगर ढाल बहुत तेज है तो यहाँ पे जो वन का विकास होना थोड़ा सा कम, पॉसिबल कम है। लेकिन अगर ढाल थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पे वनों का विकास आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो मध्य हिमालय पे क्या है, कुछ जगह पे कोणधारी वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? कोणधारी वन पाए जाएंगे। तो कहाँ पे? मध्य हिमालय पे क्या पाए जाएंगे? कोणधारी वन। अब कहेंगे कोणधारी वन का मतलब, अशोक का पेड़ देखे हैं? देखे हो कैसा होता है? क्रिसमस वाला ट्री देखे हो? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। तो इस तरीके के जो पेड़ होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है कोणधारी, क्योंकि ये एक कोण बनाते हैं ऐसे, तो बोला जाता है कोणधारी वन का विकास होता है। कहाँ पे? मध्य हिमालय पे। अब अगर कोणधारी वन का विकास हो सकता है, अगर पेड़ पौधों का विकास हो सकता है, तो पेड़ पौधों के आसपास घासों का विकास हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर में जो कश्मीर घाटी है, कहाँ पे? कश्मीर में देखिए, यहाँ पे कोणधारी वन पाया जाता है, उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ घासों का विकास हो जाता है। ठीक है, किसका विकास हो जाएगा? घास का। अब कश्मीर में जो ये घास होती है, इसको कहाँ पे? कश्मीर में क्या बोला जाता है? गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। क्या बोलेंगे? गुलमर्ग। और क्या बोलेंगे? सोनमर्ग। और क्या बोलेंगे? टनमर्ग। ठीक है, तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग घासों का विकास कहाँ होता है, तो कहाँ बताएंगे? कश्मीर में। कश्मीर में जो घास होती है उसको बोलते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। और जो ये कश्मीर घाटी है, ये कहाँ की है? मध्य हिमालय। तो सीधी मध्य हिमालय पे किस घास का विकास होता है? गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। लेकिन यही मध्य हिमालय जब उत्तराखंड में, ये तो भाई कश्मीर में हो गया, लेकिन उत्तराखंड में भी फैला हुआ है, उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में जिस घास का विकास होता है, आपने सुना होगा एक, जैसे हरिद्वार सुना है हरिद्वार। तो यहाँ पे कुछ उत्तराखंड में घासों का विकास होता है। उत्तराखंड में जो घासें होती हैं उनको अलग नाम से जाना जाता है। इन घासों को बोला जाता है बुग्याल। क्या बोला जाता है? बुग्याल या प्यार। तो दोनों चीज़ों आप ध्यान में रखेंगे। क्या क्या ध्यान में रखेंगे? कि मध्य हिमालय में घास का विकास होता है, और वो घास अगर कश्मीर में होती है तो वहाँ का जो स्थानीय नाम है गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। और अगर मध्य हिमालय के उत्तराखंड वाले क्षेत्र में जिस घास का निर्माण होता है, उस घासों को क्या बोलते हैं? बुग्याल और
प्यार बोलते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ये धौलाधार श्रेणी है, धौलाधार मतलब मध्य हिमालय और बृहद हिमालय मतलब महान हिमालय पे दो खुली घाटियाँ पाई जाती हैं, ओपन वैली पाई जाती है। क्या पाया जाता है? खुली घाटियाँ। मतलब मध्य हिमालय और महान हिमालय के मध्य में क्या पाई जाती हैं? कुछ खुली घाटियाँ पाई जाती हैं, ओपन वैली। अब कहेंगे खुली घाटियों का मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र धरातल जो मैदान टाइप, ठीक है, जो कुछ मैदान जैसा हो, उसमें अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? उसमें ये पूछा जाता है कि पश्चिम की ओर कौन सी घाटी है और पूर्व की ओर कौन सी घाटी है। तो आप लिखेंगे कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य कुछ खुली घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसमें जो पश्चिम की ओर जिस घाटी का निर्माण होता है, पश्चिम की ओर जिस घाटी का निर्माण, मध्य हिमालय के मध्य कुछ खुली घाटियों का निर्माण होता है, जिसमें पश्चिम में जिस घाटी का निर्माण होता है उसमें क्या बोलते हैं? कश्मीर घाटी। क्या बोलेंगे? कश्मीर घाटी। जबकि अगर पूर्व में, किसमें? पूर्व में जिस घाटी का निर्माण होता है उसे बोलते हैं काठमांडू घाटी। क्या बोलते हैं? काठमांडू घाटी। कहाँ पे है ये? नेपाल में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर आ गई हो, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ क्या क्या मैंने बताया, इस चीज़ को समझेंगे। मैंने बताया पीर पंजाल के बारे में, समझा धौलाधार के बारे में। धौलाधार के बारे में मैंने क्या क्या बता दिया आपको कि यहाँ पे धौलाधार श्रेणी में बहुत सारे चोटियाँ हैं, बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। जैसे पर्यटन स्थल में अगर आप बात करेंगे तो चकरौता है, मसूरी है, डलहौजी है। डलहौजी की बात क्या क्या बताया था? डलहौजी बताया था। और क्या क्या बनाया था? दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, रानीखेत, ये सारी चीज़ें। और उनमें बताया धौलाधार में दो से वो पाई जाती हैं, घाटियाँ पाई जाती हैं। कौन? एक कुल्लू घाटी पाई जाती है, एक कांगड़ा घाटी। जो कुल्लू घाटी है वो अनुप्रस्थ घाटी है, जबकि कांगड़ा घाटी है अंदर घाटी है। ठीक है, और उसके साथ हमने ये बताया था कि ये जो श्रेणी, जो क्षेत्र है वो कश्मीर और उत्तराखंड में फैला है। तो कश्मीर में कुछ घासों का निर्माण होता है, उन घासों को क्या बोला जाता है? गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। लेकिन यही घासें जब उत्तराखंड में होती हैं तो वहाँ पर बुग्याल या प्यार बोला जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में कुछ घाटी का निर्माण है। जो पश्चिम में घाटी है उसको बोलते हैं कश्मीर घाटी, और पूरब में जो घाटी है उसे बोलते हैं काठमांडू घाटी। ठीक है, अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका जो मध्य हिमालय है इनसे बनने वाला एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर करके जाएगा। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए सबको जय हिंद।